गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ प्लेन का पार्ट 3 और देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? स्प्लिट करना, वेक्टर्स को स्प्लिट करना। क्या मतलब है इस बात का? मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपको ये बात पता होगी कि हमारी जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। जो हमारा रेनबो होता है वो 7 कलर्स का होता है ना। उन 7 कलर्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो मुझे एक लाइट, एक सिंगल लाइट मिलेगी व्हाइट कलर की। यानी कि वो 7 जो आपके कलर्स हैं, 7 अलग अलग कलर्स को कंबाइन करने के बाद एक सिंगल कलर मिलता है। या ये बोल सकते हैं कि एक सिंगल कलर को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट किया जा सकता है। तो वही है यहाँ पे भी इसका मतलब यही है कि वेक्टर्स का रिजोल्यूशन मतलब एक वेक्टर है, उस एक वेक्टर को हम 7 नहीं, बहुत सारे अलग अलग वेक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। और उन सारे वेक्टर्स को अगर कंबाइन किया जाए तो वो एक सिंगल वेक्टर हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक वेक्टर को सिर्फ 2 ही वेक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट किया जा सकता है या 3 ही वेक्टर्स को फॉर्म में स्प्लिट किया जा सकता है। एक वेक्टर को बहुत सारे फॉर्म्स में स्प्लिट किया जा सकता है। यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस? वेक्टर को स्प्लिट करने का प्रोसेस। कितने हिस्सों में? 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स के फॉर्म में। किस तरह से? इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट, किनका कंबाइंड इफेक्ट? इन सारे वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। तो 2 से ज्यादा वेक्टर्स के फॉर्म में किसी एक वेक्टर को स्प्लिट किया जा सकता है और इस तरह से स्प्लिट किया जाता है कि उन सारे वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर होता है। आई होप कि ये मेरी बात समझ में आई होगी आपको। और ये जो डॉटेड वेक्टर मैं बोल रही थी, ये डॉटेड नहीं कहलाते बल्कि कंपोनेंट कहलाते हैं। ये जो डॉटेड वेक्टर मैंने अब यहाँ पे बनाया और बोल भी रही हूँ डॉटेड वेक्टर, इस डॉटेड वेक्टर को डॉटेड वेक्टर नहीं बोलते, कंपोनेंट बोलते हैं। सॉरी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का कंपोनेंट। इसी तरह से ये भी वेक्टर ए का कंपोनेंट है, 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 और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स किसी एक वेक्टर के बनाए जा सकते हैं। और उन सारे कंपोनेंट्स को हम जोड़कर या कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर ले सकते हैं या उसके बारे में पता लगा सकते हैं, या एक वेक्टर को बहुत सारे कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया जा सकता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूं कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, या जो कंपोनेंट वेक्टर है वो क्या होता है। कंपोनेंट वेक्टर the vectors into which the given vector is being splitted are called कंपोनेंट वेक्टर्स। यानी कि किसी एक वेक्टर को जिन वेक्टर्स के फॉर्म में तोड़ा जाता है उन वेक्टर्स को हम कहते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी एक वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो ये बात मैं लिख देती हूं। अ वेक्टर कैन हैव infinite many component vectors। एक वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट वेक्टर्स हो सकते हैं, मगर हमें उन बहुत सारे कंपोनेंट वेक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ना। हमें सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर के मैक्सिमम 2 या 3
कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब हमारे सिलेबस में जो कंपोनेंट वेक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है वो एक वेक्टर को मैक्सिमम या तो 2 वेक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट करना है, या 2 कंपोनेंट्स बनाने हैं, या एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स बनाने हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ कि जो हमें पढ़ना है, जो हमारे मतलब की चीज है वो ये है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में 3 कंपोनेंट्स होंगे और 2 डायमेंशन में 2 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, और वो दोनों कंपोनेंट्स या वो तीनों कंपोनेंट्स ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स होंगे। मतलब ऐसे नहीं कि कोई से भी कंपोनेंट्स उठा लिए कि चलो ठीक है हमें 2 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, ओके तो इस वेक्टर के कोई से भी 2 कंपोनेंट ले लिए। नो, हमें कौन से कंपोनेंट के बारे में बात करना है, हमें ऑर्थोगोनल कंपोनेंट के बारे में बात करना है। मतलब जो कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे वो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट वेक्टर्स होंगे। अब ये ऑर्थोगोनल कंपोनेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि ऐसे कंपोनेंट वेक्टर्स जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। जैसे कि ये एक कंपोनेंट है और ये एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है और ये भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, और ये दोनों कंपोनेंट्स कैसे हैं? देखिए, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर मैं 2D में बात कर रही हूं तो इसी तरह अगर मैं 3D में बात कर रही हूं तो मेरे 3 कंपोनेंट्स होंगे और तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। मतलब ये इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके म्यूचुअली का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, 2D की बात है तो इस तरह से, 3D की बात है तो इस तरह से। ये तीनों कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक्सिस तो है ही लेकिन ये हम कंपोनेंट की तरह से इसको देख रहे हैं। ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, और तीनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 2D में कैसा होगा और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 3D में कैसा होगा। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2D, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये देखिए एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये जो ग्रीन कलर्स हैं ये इस एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स हैं और इस तरह से ड्रॉ किए गए हैं कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। ठीक है, तो वेक्टर ए का एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है। ये वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है। एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, मैं यहां पे लिख भी देती हूं, एक्स कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए, एक्स कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह से ये वाला वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है और ये कंपोनेंट है किसका? ए का, तो इसको हम कहेंगे ए वाई। क्या मतलब है इसका? y कंपोनेंट ऑफ या y कंपोनेंट वेक्टर ऑफ a। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, देख नहीं रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम लोग ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि 2 वेक्टर्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है, टेल टू टेल। और देखिए यहाँ पे ये वाला ए वाई और ये वाला ए एक्स, यानी कि ए एक्स और ए वाई दोनों टेल टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं और ये एक तरह से पैरेललोग्राम बन रहा है। दिख रहा है आपको? तो हम ऐसा कह सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को ओ मार्क कर दूं, P, Q और R, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है और ये दोनों हमारे इनिशियल वेक्टर्स हैं। मतलब अगर मैं दूसरी तरह से सोचूं तो
तो मैं कह सकती हूं कि ax और ay इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर a। और अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये देखा था कि किसी एक वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, उन दोनों को कंबाइन करने से हमें एक सिंगल वेक्टर मिलता है, या एक सिंगल वेक्टर को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन उनका जो रिजोल्यूशन होता है, मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको कंबाइन करने पे हमें एक सिंगल वेक्टर मिल जाता है जो उन दोनों के इफेक्ट को दिखाता है। और हमें यहां पे भी समझ में आ रही है बात इसको देखकर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP प्लस OR, ऐसा कह सकते हैं। OQ का मतलब क्या है, वेक्टर A। OP का मतलब क्या है, X कंपोनेंट ऑफ A। एंड OR का मतलब क्या है, Y कंपोनेंट ऑफ A, Y कंपोनेंट वेक्टर ऑफ A, है ना। अब ये A वेक्टर को हमने लिखा है AX प्लस AY के फॉर्म में। अब ये दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी एक वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ A लिखा जा सकता है। तो इसी तरह अगर मुझे x कंपोनेंट ऑफ A को लिखना है, मतलब इस कंपोनेंट वेक्टर को इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि x कंपोनेंट वेक्टर ऑफ A लिखा जा सकता है ax का मैग्नीट्यूड इंटू ax का डायरेक्शन, है ना। और ये ax का डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस दिख रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती कि ax वेक्टर इक्वल टू ax का मैग्नीट्यूड इंटू ax का डायरेक्शन, जो कि क्या है, x एक्सिस का डायरेक्शन। और x एक्सिस का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई कैप यूज करते हैं। हमने यूनिट वेक्टर में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ax वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ax इंटू आई कैप, ठीक है। इसी तरह से मैं ऐसा भी कह सकती हूं कि ay इज मैग्नीट्यूड ऑफ ay इंटू जे कैप, क्योंकि ay किस डायरेक्शन में, y एक्सिस के डायरेक्शन में, और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जे कैप का सहारा लेते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ax आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ay जे कैप इक्वल टू वेक्टर A। यानी वेक्टर A को लिखने का एक ये तरीका है। और ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर A इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में वेक्टर A का कार्टेशियन फॉर्म है। यानी कि किसी एक वेक्टर को अगर हम 2D में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो उस वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी, x एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है वो प्लस y एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है वो, उनका कॉम्बिनेशन हमें वेक्टर A के बारे में बताएगा, ठीक है। अब अगर मुझे इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या करूंगी, देखिए इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल QPO, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर कहा जा सकता है। OQ क्या है, A है, A का स्क्वायर, और OP क्या है, AX। अब यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो यहाँ पे अब डायरेक्शन के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात की जा रही है, इसलिए मैं वेक्टर नहीं लगा रही, ठीक है। अब PQ की जगह मैं क्या OR नहीं लिख सकती, क्योंकि PQ और OR पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स है तो बराबर होंगी। PQ की जगह मैं लिख सकती हूं OR का स्क्वायर,
और ये बात हम जानते हैं कि ओ आर की वैल्यू क्या है, ए वाई के बराबर है, ए वाई स्क्वायर। दैट इज मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यानी कि अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या करूंगी, अंडर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए का स्क्वायर और वाई कॉम्पोनेंट ऑफ ए का स्क्वायर का सम कर दूंगी और फिर अंडर रूट ले लूंगी, तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है, उसका एक्स कंपोनेंट मुझे दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स। ठीक है, और y कंपोनेंट, a का y कंपोनेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 यूनिट्स। मुझे बोला है कि जो आपका वेक्टर a है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। सॉरी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस ए वाई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25। 25 प्लस 9 कितना होगा, 34, है ना। तो अंडर रूट 34 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, अंडर रूट 34। क्लियर हो गया। तो मतलब एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको कि इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये ए एक्स की वैल्यू ही नहीं है, ए वाई की वैल्यू ही नहीं है, किस तरह से हम निकालेंगे। अगर मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड तो है मगर ए एक्स और ए वाई नहीं है, तो किस तरह से हम निकालेंगे वो देख लेते हैं। अब देखिए, एक्स कॉम्पोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वाई कॉम्पोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है ना। यानी कि हमारा एम क्या है कि हमें ये चाहिए और ये चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि मैं इसको एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में यहाँ पे ऐसे करके पैरेललोग्राम बना रही हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल ओ पी क्यू या क्यू पी ओ। इन ट्रायंगल क्यू पी ओ, अच्छा मान लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए और एक्स कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकती कि कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल कह सकती हूँ। बेस क्या है, ओपी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओक्यू। तो कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ओपी यानी कि एक्स कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज ए एक्स भी लिख सकती हूँ और इस तरह से भी लिख सकती हूँ मैं, और ओ क्यू मतलब ए का मैग्नीट्यूड, ए के मैग्नीट्यूड को मॉड ऑफ ए करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है। तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, यानी कि हमें हमारी ये वैल्यू मिल गई है। ठीक है, इसी तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं सेम इसी ट्राइंगल में साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ क्यू। क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू की जगह ओ आर, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो पी क्यू है तो पी क्यू की जगह ओ आर भी तो लिखा जा सकता है, यानी ओ आर बाई ओ क्यू। ओ आर की वैल्यू क्या है, y कंपोनेंट वेक्टर ऑफ a का मैग्नीट्यूड, है ना। ये y कंपोनेंट है a का, बात समझ में आ रही है, उसका मैग्नीट्यूड। तो ए वाई, और ओ क्यू क्या है, वेक्टर a है, लेकिन हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए यानी a का मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए, तो मैं कह सकती हूं कि ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी कि हमें ये बात समझ में आ गई कि
एक्स कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा और वाई कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यानी कि दोनों कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ ए। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बात यहां से आप ये याद रखिएगा कि जब भी हम 2D में बात करेंगे तो किसी भी वेक्टर के जब आपको दो कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाए तो एक कंपोनेंट की वैल्यू कॉस थीटा के टर्म्स में होती है, दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू साइन थीटा के टर्म्स में होती है। अब सवाल ये आपके दिमाग में आएगा कि हमें क्या हमेशा एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कॉस थीटा के टर्म्स में होगी और वाई कंपोनेंट की वैल्यू साइन थीटा के टर्म्स में होगी। तो इसका जवाब है नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपका एंगल कौन से कंपोनेंट के साथ बना हुआ है। यानी कि वेक्टर ए और जिस कंपोनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपोनेंट के बीच में अगर एंगल आपको दिया हुआ है तो वही वाले कंपोनेंट की वैल्यू कॉस थीटा के टर्म्स में होगी, दूसरे वाले कंपोनेंट की वैल्यू साइन थीटा के टर्म्स में होगी। मेरे कहने का मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाती हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर यहां कहीं है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेक्टर आई मीन कंपोनेंट वेक्टर्स, ठीक है। और मान लीजिए कि मेरा जो मेन वेक्टर है वो यहां पे है, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि ये वाला एंगल जो है वो थीटा है। ये इसको वेक्टर बी मान लेते हैं। यानी कि वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स एक इधर और एक इधर। अब हमें यहाँ इस वाले वेक्टर डायग्राम को देखकर तो समझ में नहीं आ रहा कि एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, वाई कंपोनेंट कौन सा होगा। हो सकता है कोई बोले कि ये एक्स कंपोनेंट होगा, कोई बोल सकता है कि ये एक्स कंपोनेंट होगा। तो अब याद रखिएगा जिस भी कंपोनेंट के साथ आपको एंगल गिवन है, मतलब आपका वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है वो कंपोनेंट कॉस थीटा के टर्म्स में होगा वो कंपोनेंट। तो हम कह सकते हैं ये वाला होगा कंपोनेंट की वैल्यू बी कॉस थीटा और जो दूसरा बचा आपका कंपोनेंट उसकी वैल्यू होगी बी साइन थीटा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर P है और ये इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये एक कंपोनेंट ये। आपको एंगल वेक्टर का एंगल इस कंपोनेंट के साथ गिवन है तो ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, P कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा P साइन थीटा, ठीक है। तो याद रखने की जो बात है वो ये है, ये हमेशा नहीं होता कि x कंपोनेंट ही cos थीटा के टर्म्स में होता है और y कंपोनेंट ही sin थीटा के टर्म्स में होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। याद क्या रखना है कि वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है वो कंपोनेंट cos थीटा के टर्म्स में होगा और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, मतलब जिसके साथ हमें एंगल गिवन नहीं है, वो कंपोनेंट sin थीटा के टर्म्स में होगा। और ये बात की जा रही है 2D में। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। अब मान लीजिए कि आपको x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पता है, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन ये एंगल नहीं पता है। तो ये एंगल कैसे पता लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। सेम इसी ट्राइंगल की मैं अगर बात करूं, ट्राइंगल QPO, क्या मैं ऐसा कह सकती हूं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर दैट इज PQ और बेस यानी कि OP। तो परपेंडिकुलर PQ की वैल्यू OR के बराबर है और OP तो OP ही है। OR यानी कि AY और OP यानी कि AX। tan थीटा इक्वल टू AY बाई AX, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स ऑफ AY बाई AX, ठीक है। तो 2D में किसी एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करनी है तो एक कंपोनेंट cos थीटा के टर्म्स में होगा, दूसरा कंपोनेंट sin थीटा के टर्म्स में होगा। और अगर वो दोनों कंपोनेंट्स गिवन है और ये एंगल नहीं पता हमें, तो हम इस फॉर्मूले से अपना एंगल पता कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी एक वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर हम 3D में देखना चाहते हैं कि 3D में कैसे होंगे,
किस फॉर्म में होंगे, क्या कार्टेशियन फॉर्म होगी, तो वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक 3D कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। बॉक्स इसलिए ताकि आपको 3D का वो फील आ सके। बॉक्स के नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर, मतलब हमारे साइड में ये वाला जो फेस है, इसके इस वाले कॉर्नर को एक वेक्टर, यानी कि हवा में एक वेक्टर पॉइंटेड है, ठीक है, कुछ इस तरह से, यहां से यहां, ऐसे फील कर पा रहे हैं इस चीज को। नीचे इस वाले फेस के नीचे एकदम पॉइंट से इस वाले फेस के टॉप कॉर्नर पे ऐसे हवा में आ रहा है, ऐसे करके, ठीक है। अब ये एक वेक्टर है, मान लीजिए मेरे पास वेक्टर ए। इस वेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में बात करनी है कि इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, इस वेक्टर का कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग, इस वेक्टर का कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा। क्योंकि 3D की बात कर रहे हैं तो हालांकि हमारे पास बहुत कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, वो कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट वेक्टर लेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट वेक्टर लेंगे और जेड एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट वेक्टर लेंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट वेक्टर हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट वेक्टर हो गया और जेड एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट वेक्टर हो गया। आई होप कि फील कर पा रहे होंगे, इसको देख पा रहे होंगे और इसको इमेजिन भी कर पा रहे होंगे। अब मान लेते हैं कि हमारा ये जो वेक्टर है एक्स कंपोनेंट के साथ, अपने एक्स कंपोनेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा। ये हमारा जो मेन वेक्टर है अपने y कंपोनेंट के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए वो बीटा बना रहा है। और इसी तरह से हमारा ये जो a कंपोनेंट, ए वेक्टर a है, ये हमारे z कंपोनेंट के साथ जो एंगल बना रहा है वो है गामा, ठीक है। मैं यहां पे लिख भी देती हूं, ये x कंपोनेंट वेक्टर ऑफ a है, ये वाला y कंपोनेंट वेक्टर ऑफ a है और ये z कंपोनेंट वेक्टर ऑफ a है, ओके। जिस तरह से हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि किसी एक वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म 2D में क्या होता है, इसी तरह से कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर a इन 3 डायमेंशन, याद रखिएगा किस तरह से लिखेंगे। जैसे आपको अभी याद भी होगा कि 2D में हमने कैसे लिखा था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं और तीनों डायरेक्शन में, हमारा एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो ए एक्स आई कैप, फिर वाई कंपोनेंट वाई के डायरेक्शन में है तो ए वाई जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा कौन सा यूनिट वेक्टर काम में आता है, जे कैप। एंड सिमिलरली हमारा थर्ड कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग है तो ए जेड के कैप। ये हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म हमारे इस ए वेक्टर ए की, ठीक है। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो जिस तरह से 2D में हमने क्या किया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट, इसी तरह यहां पर भी वही होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और अभी आपको याद भी होगा, अभी हम क्या कर रहे थे कि हमारे मेन वेक्टर को देख रहे थे कि वो हमारे कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है और उसी एंगल के टर्म्स में अपने कंपोनेंट की वैल्यू हमने निकाली थी। अब यहां पर हमारा वेक्टर तीनों कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है। 2D में सिर्फ एक कंपोनेंट के साथ एंगल हमें गिवन था, 3D में वेक्टर का एंगल तीनों कंपोनेंट के साथ है। देखिए वेक्टर का एंगल एक्स कंपोनेंट के साथ भी है, इस वेक्टर का एंगल वाई कंपोनेंट के साथ भी है और इस वेक्टर का एंगल जेड कंपोनेंट के साथ भी है।
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि ax की वैल्यू होगी a cos अल्फा, ये ax मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ax, एंड ay की वैल्यू होगी a cos बीटा, एंड az की वैल्यू होगी a साइन a cos गामा। यहां पर साइन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सारी वैल्यूज कॉस के टर्म्स में होंगी, और जो जो एंगल वो बना रहे हैं, मतलब पहला वाला जो कंपोनेंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है हमारे वेक्टर के साथ, तो कॉस अल्फा। सेकेंड वाला जो कंपोनेंट है यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो वेक्टर ए के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो एंगल बीटा है यहाँ पे कॉस बीटा। और जो हमारा जेड कंपोनेंट है वो हमारे वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा, तो इसकी वैल्यू होगी ए कॉस गामा। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये तीनों एंगल्स अल्फा बीटा और गामा ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो निकालने में ये वैल्यूज कैलकुलेट करने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की बात हुई तो वो भी हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और उसकी वैल्यू है 3i कैप 4j कैप -2k कैप, ठीक है। इसको देख के समझ में क्या आ रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3। इसी तरह ay की वैल्यू क्या है, 4, एंड az की वैल्यू क्या है, 2। -2 नहीं, -2k कैप का मतलब 2 यूनिट्स -k के डायरेक्शन में, -k मतलब z एक्सिस का ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि पीछे की तरफ जो बन रहा होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू हमें चाहिए, अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ax² + ay² + az², तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3² + 4² + 2²। ये कितना होगा, 9 16 और 4, तो 16 और 4 20, 20 और 9 29, √29 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिल गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिल गया तो बस, और तो कुछ है ही नहीं। अगर इसी जगह पर ये वेक्टर नहीं होता हमारे पास, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा हुआ दिया हुआ होता और बोला जाता कि आप पता लगाइए कि वेक्टर क्या होगा, तो हम सबसे पहले एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते, फिर वाई कंपोनेंट एंड देन जेड कंपोनेंट। अल्फा बीटा और गामा क्वेश्चन में दिया हुआ होता आपको, जो भी वैल्यू होती है हम वो वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेते। अल्फा मान लीजिए 30 डिग्री गिवन है, बीटा 45 है, गामा 90 है, या कुछ भी है, तो जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।